Welcome to our economic world. Friends, without wasting time, we will come on a point. Today we will discuss about the economics introduction part for class 11 student. Friends, in this session we will discuss what is economics, why economics is important for us, what is the important role played by economics in our everyday life. Okay, so each and every people wants a different kinds of needs in their life. Just suppose ki food, clothes, shelter, transport facilities like road, railways, postal service, that there is a different kind of different kind of needs we have in our everyday life. ठीक है, तो अब ये तो हमें समझ में आ चुका है कि हमें अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे डेली लाइफ में ज़रूरत है, बट हम उन ज़रूरतों को खुद से एक फुलफ़िल नहीं कर सकते हैं। तो वो ज़रूरतें जो हम खुद से फुलफ़िल नहीं कर सकते हैं और हर पीपल की वो ज़रूरतें हैं, तो ये कहाँ से होता है, कैसे होता है और इन सब में इकोनॉमिक्स से इसका क्या रिलेशन है, एंड दैट काइंड ऑफ पार्ट्स वी विल डिस्कस इन दिस chapter. Okay, so let's try to understand how people fulfill their wants in everyday life. सपोज फ्रेंड्स कि हमें फूड चाहिए, बट ईच एंड एवरी पार्ट जो आइटम्स होते हैं फूड के, वो क्या हम खुद से अपने लिए बना सकते हैं? नहीं। हमारी ज़रूरतों में क्लोथ, शेल्टर, ट्रांसपोर्ट, ये इन सारी चीज़ों का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। हम कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, हमें ट्रांसपोर्ट की हेल्प चाहिए, बट क्या वो ट्रांसपोर्ट खुद के लिए हम खुद ही अरेंज कर लेंगे सारी चीज़ें? ये बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या होता है कि फिर गवर्नमेंट क्या करती है, किसी भी कंट्री की जो गवर्नमेंट होती है वो इन सभी चीज़ों का ख्याल रखती है, वो अरेंज करती हैं, और ईच एंड एवरी पीपल अपनी कंट्री या किसी भी कंट्री के जो हर एक पीपल हैं वो सभी एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। अगर सपोज़ कि जैसे मैं टीचर हूँ, तो मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ टीच करने का, आपकी ज़रूरतें हैं पढ़ना, और मैं वो आपकी उस ज़रूरतों को पूरा कर रही हूँ। वैसे ही अदर थिंग्स हैं, जैसे एक जनरल स्टोर वाले शॉपकीपर हैं, तो उनका काम है कि आपकी जो किचन नेसेसरी या फूड से रिलेटेड जो भी चीज़ें डेली लाइफ में आपको ज़रूरत होती है, आप वहाँ से परचेज़ करते हो, तो वो आपको लेने के लिए कहीं बहुत दूर नहीं जाना पड़ता, आसपास की जनरल स्टोर से आप परचेज़ करते हो। तो वो जो पर्सन है वो आपकी किस तरह से हेल्प कर रहे हैं, वो फूड को, उस आइटम्स को सेल करके वो आपकी लाइफ में भी कुछ पार्ट्स प्ले कर रहे हैं। ठीक है, बट कि हमारे एवरीडे लाइफ में हमारी ज़रूरतें बहुत ज़्यादा है और हम उसे फुलफ़िल बहुत कम कर पाते हैं, और इसका रीज़न बहुत सारा हो सकता है। हमारा इनकम हो सकता है, प्रोडक्ट का डिमांड हो सकता है, उसकी जो रिसोर्सेज बहुत कम अवेलेबल हैं और हमारी ज़रूरतें बहुत ज़्यादा है, ये सारी चीज़ें भी हो सकती है। तो हम आगे अभी हम इसमें सेंट्रल प्रॉब्लम्स में ये हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक इकोनॉमी की क्या सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, तो प्रोडक्ट एक्सचेंज एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर अमॉन्ग द बेसिक economic activities of life. In the source of these basic economic activities, every society has faced scarce of resources. That means कि हम हर सोसाइटीज़, ना कि हम ही, हर सोसाइटी में एक जो लोगों की जो वांट्स है वो बहुत ज़्यादा होती है और उसे फुलफ़िल बहुत कम कर पाते हैं। तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस की भी हो सकती है और स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, ये दो मेन प्रॉब्लम्स हैं जो हर सोसाइटीज़ फेस करती है। एवरी सोसाइटीज़ हैज़ टू डिसाइड on how to use its scarce resources. The problem of an economic are very often and summarized as follow. तो हम अभी आगे डिसाइड एक एक पॉइंट्स अभी फॉलो करेंगे, क्या पढ़ेंगे कि क्या हमारी क्या स्कार्स में रिसोर्सेज के साथ भी हम अपनी वांट्स को किस तरह से फुलफ़िल करते हैं। इफ़ वी हैव अ टू प्रॉब्लम, अगर हमारे पास दो चीज़ों की ज़रूरत है और हम सिर्फ अपनी एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, अब अपनी फाइनेंशियल कंडीशन से या फिर किसी भी तरह से रिसोर्सेज बहुत कम ही अवेलेबल है, तो दोनों में से हमें एक ही चीज़ चूज़ करनी पड़ेगी। तो हम कैसे करेंगे? वो जो चूज़ वाली जो प्रॉब्लम होती है ना, हम कैसे चूज़ करें, वो हम आगे डिस्कशन करेंगे। In
our society, the first biggest problem is what is produced and in what quantity. That means इस प्रॉब्लम का रियली ये मतलब होता है कि ईच एंड एवरी सोसाइटी को ये डिसीजन लेना ही पड़ेगा कि उनके लिए कौन सी प्रोडक्शन किस प्रोडक्ट की ये प्रोडक्शन इम्पॉर्टेंट है उनके लिए सबसे ज़्यादा, क्योंकि स्कार्स रिसोर्सेज के साथ जब हम अपने लाइफ को सर्वाइव करते हैं तो हमेशा हमें चीज़ों को ऑप्शंस में रखना पड़ता है। हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, इस चीज़ों को हमें फाइंड आउट करना पड़ता है। तो द फर्स्ट प्रॉब्लम इज़ कि each every society must decide how much of each of the many possible goods and services it will produce, whether to produce more of goods, food, cloth, housing, and to have a more luxurious good, and whether to have a more agriculture goods और टू हैव अ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो हमेशा दो ऑप्शंस होती है, या तो हमें एग्रीकल्चर की जो गुड्स हैं वो हमें ज़्यादा प्रोड्यूस करनी है, या फिर हमारी जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हैं वो हमें ज़्यादा प्रोड्यूस करनी है। हमारे लिए दो ऑप्शंस होते हैं। रिसोर्सेज इन एजुकेशन, हम या तो एजुकेशन के ऊपर काम करेंगे या फिर हम हेल्थ के ऊपर काम करेंगे। ज़्यादा काम हम किस पे करेंगे, तो हमेशा हमें दो ऑप्शंस में से एक को चूज़ करना ही पड़ता है। तो दिस इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन अ सेंट्रल लेवल। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो हम फेस करते हैं वो हाउ आर दीज गुड्स प्रोड्यूस्ड। हम किसी भी गुड्स को किस तरह से प्रोड्यूस करेंगे। हमारे लिए ज़्यादा हम मशीन्स का यूज़ करेंगे या ज़्यादा हम लेबर का यूज़ करेंगे। हम ज़्यादा टेक्नोलॉजी ही अडॉप्ट करेंगे जो अभी अवेलेबल हैं, या हम अपनी जो विच ऑफ द अवेलेबल टेक्नोलॉजी टू अडॉप्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ ईच ऑफ द गुड्स। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक इकोनॉमिक्स को चलाने के लिए। ठीक है, द नेक्स्ट थर्ड प्रॉब्लम है कि फॉर होम आर दीज प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस। ये प्रोडक्ट जो हमने प्रोड्यूस किया है ये किसके लिए अवेलेबल होगा और कितना अवेलेबल होगा। हाउ गेट हाउ मच, who gets how much of the goods that are produced in economics, how should the produce of the economics be distributed among the individual in the economics, who get more and who get less, ये डिसाइड करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है एक इकोनॉमिक्स के फील्ड में। ठीक है, so every economics is faced that kind of problem, the allocating the scarce resources to the production of different possible goods and services। ऐसी चीज़ों में आपको हमेशा हर सोसाइटी, हर कंट्री, हर इकोनॉमिक्स फेस करती है स्कार्स रिसोर्सेज में सभी की वांट्स को फुलफ़िल करना। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। ठीक है, तो ये हम इस सेशन के लास्ट में हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा फोकस करते हैं कि सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमिक पे क्या की ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, क्या क्या इकोनॉमिक की एक्टिविटीज़ चलती है और कैसे काम करता है इकोनॉमिक। ठीक है, पहले हम ये डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है द सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमिक। इस पॉइंट में क्या होता है, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है एंड सेंट्रल अथॉरिटीज़ जो होती है ये मिलके सब कुछ प्लान करते हैं कि किस तरह से कौन से प्रोडक्ट की प्रोडक्शन कितनी होगी और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन किस लेवल पे होगा। सबसे गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है एंड सेंट्रल अथॉरिटीज़ जो होती है वो इस प्लान को फॉलो करती है, एग्जीक्यूशन में हेल्प करते हैं कि जो हमने प्लान किया है उसकी एग्जीक्यूशन प्रॉपर वे में हो रहा है या नहीं हो रहा, कौन सी गुड्स कितनी प्रोड्यूस करनी है और वो जो गुड्स है उसका इस्तेमाल कौन ज़्यादा करने वाले, किसको ज़्यादा मिलेगी किसको कम मिलेगी, कहाँ कितनी ज़रूरतें हैं कहाँ कम ज़रूरतें हैं। ये सारी चीज़ों को एग्जीक्यूशन में जो सजेशन होते हैं वो सेंट्रल अथॉरिटीज़ का ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है मार्केट इकोनॉमिक। हाँ, तो ये जो पॉइंट है द मार्केट इकोनॉमिक्स, इसमें क्या होता है जो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमिक होती है उसका जो एग्जीक्यूशन होता है वो मार्केटिंग के थ्रू ही पर्सनस के पास, पीपल के पास पहुंचाई जाती है। सपोज़ कि मार्केट मीन्स कि वो प्लेस जहाँ पे जो एक्सचेंजर्स, जो प्रोड्यूसर्स हैं या फिर जिन्होंने प्रोडक्ट्स को बनाया, जिन्होंने प्लान बनाया है वो अपनी प्रोडक्ट को फ्रीली एक्सचेंज कर सके, उस प्रोडक्ट को
जिसको ज़्यादा ज़रूरतें हैं उसके पास तक पहुंचा सके, ये काम किसका होता है? मार्केट का होता है। तो एक ऐसा प्लेस तो होना चाहिए ना जहाँ पर हमने जो अपनी गुड्स को प्रोड्यूस किया है उसको हम सेल कर सकें। हर डोर टू डोर जाकर हम हर किसी की ज़रूरतों को समझेंगे और उसके अकॉर्डिंग प्रोड्यूस करेंगे। इज़ इट नॉट पॉसिबल इन एवरीडे लाइफ? सो मार्केट प्ले अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल इन अ इकोनॉमिक फील्ड। नेक्स्ट में है पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन अ फैक्ट एंड कैन नॉट बी अप्रूव्ड एंड डिसअप्रूव्ड, बट नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन अ वैल्यू जजमेंट। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स फोकस ऑन द वैल्यू ऑफ इकोनॉमिक्स फेयरनेस। ओके, पॉजिटिव इकोनॉमिक जो है वो एक्चुअल डाटा एंड फैक्ट्स पे डिपेंड होता है, बट नॉर्मेटिव जो है वो एक ओपिनियंस पे बेस्ड होता है। तो पॉजिटिव की रिज़ल्ट कैन बी वेरीफाइड, रिज़ल्ट जो है वो वेरीफाई हो सकती है, बट नॉर्मेटिव का वेरिफिकेशन ये पॉसिबल नहीं होता है इन एक्चुअल लाइफ में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज़ अ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। वैसे तो ये बहुत वास्ट टॉपिक है, लेकिन हम यहाँ पे दोनों का मीनिंग सिंपली अभी समझेंगे थोड़ा थोड़ा, और जैसे चैप्टर्स आगे हम पढ़ेंगे तो इसमें डीपली भी हम जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स को। माइक्रो इकोनॉमिक्स में सपोज देखो, व्हेन वी टॉक अबाउट द कंट्री लेवल या इकोनॉमिक जब भी बात की जाती है तो कंट्री लेवल पे बात की जाती है, तो सारी चीज़ें एक साथ कवर अप करना ये पॉसिबल नहीं है। तो कंट्री में जो कुछ चीज़ें जो हम प्रोड्यूस करते हैं, हम अपनी ज़रूरतों को फुलफ़िल खुद भी करते हैं, और कुछ बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जो हम आउट ऑफ अदर कंट्री से भी हम लेते हैं। ठीक है, तो ये बहुत वास्ट है, इकोनॉमिक क्या है, बहुत वास्ट है। तो इसे दो पार्ट में आसान लैंग्वेज में बच्चों को समझाने के लिए इसे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब ही होता है स्मॉल लेवल, और मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है लार्ज लेवल। और जैसे ही हम सेकेंड थर्ड चैप्टर्स आगे जब हम इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स एक अलग टॉपिक, एक अलग बुक बन जाती है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स भी एक अलग बुक ही है। तो हम इसे जैसे जैसे चैप्टर्स हम कवर करेंगे तो हम इसे डीपली तब जाके हम समझेंगे। अभी ये दो चीज़ें ही इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्मॉल लेवल की चीज़ें डिस्कस की जाती है, एंड द लार्ज लेवल की चीज़ों को डिस्कशन करने के लिए हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ता है। आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये जो फर्स्ट चैप्टर है 12th क्लास की इकोनॉमिक्स का वो आपको समझ में आ गया है। अगर समझ में आया है, आपको अच्छा लगा, तो प्लीज़ कमेंट एंड लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच। जय हिंद।